स्टूडेंट गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आज जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के उदाहरण। कि जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसके हमारे दैनिक जीवन में कैसे कैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो हमारे पास सिलेबस में भी है। तो एक एग्जाम्पल है विकृत गंध रेंसिडिटी, और दूसरा है हमारे पास संक्षारण, ठीक है, रोस्टिंग। तो पहला है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ठीक है। अब विकृत गंध क्या होता है बेटा, विकृत मतलब क्या होता है, विकृत मतलब अलग होना, डिफरेंट, ठीक है। गंधिता मतलब गंध। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खुली हवा में छोड़ने पर वह ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर देता है। जब खुली हवा में छोड़े वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके उसके गंध और स्वाद में विकृत हो जाता है या परिवर्तन आ जाता है, जिसे कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। आपने बहुत देखा होगा विकृत गंधिता कि जब हम कोई तेल या वसा खाद्य पदार्थ को क्या है खुली हवा में छोड़ते हैं तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है या उपचयित हो जाता है और उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन आता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखो विकृत गंधिता से बचने के लिए, देखो इसी से बचने के लिए चिप्स की थैलियों में, जो हमारे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो ये हमारी चिप्स की थैली है, आप देखे होंगे चिप्स की थैली, नमकीन की थैली इस टाइप से फुली होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये तेल, अब इसमें देखो चिप्स बने होते हैं। अब चिप्स क्या है, तेल या वसा से बने होते हैं। अब देखो इसको कई समय तक खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करने के लिए क्या होता है, इसकी थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस क्या होता है कि जो एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, प्रत्य ऑक्सीकारक का काम करता है। क्या करते हैं, इसको ऑक्सीकरण होने से रोकता है ताकि इसके गंध और स्वाद में परिवर्तन ना आ जाए, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। बच्चों दूसरा हमें जो इसका एग्जाम्पल मिलता है वो संक्षारण, रोस्टिंग, क्या है। जब धातु पानी और वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती हैं। धातुओं के अवांछित यौगिक में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे हमने क्या देखा, जैसे हमारा लोहे के क्या होता है, लोहा होता है, तो ये क्या नमी और वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, इसके ऊपर एक परत जम जाती है, ठीक है, जिसे जंग भी कहते हैं। क्या है, जंग, ठीक है, जिसे यही के संक्षारण कहते हैं। कि धातुओं की जब धातु क्या है नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इसकी उस ऊपरी परत क्या संक्षारित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण। और ये किस कारण होते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसे क्या है संक्षारण कहता है। संक्षारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन हमें अक्सर ये देखने को मिलता है लोहे पर जंग। जैसे हमारे पास ये संगल है और इस पर क्या है जंग लगा है, तो ये किस कारण होता है, जैसे नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो इनके ऑक्सीजन से क्रिया के ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण होने के इसके ऊपर एक हेमेटाइट Fe2O3 XH2, जो जंग का सूत्र है, ठीक, Fe2O3 XH2 की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और धातु की ऊपरी सतह को परिवर्तित हो जाना, जिसे कहते हैं संक्षारण कहते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे हम संक्षारण पढ़ा, अब देखो संक्षारण से हम जो लोहे की वस्तुएं होती है अक्सर देखो संक्षारण से बचने के लिए, जंग लगने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, क्या पेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, रसद लेपन। लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब देखो जिंक बहुत कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, तो कम क्रियाशील थे, वायुमंडल के ऑक्सीजन से कम क्रिया करेगी, और क्रिया नहीं करेगी तो क्या है वो उसके ऊपरी परत संचारित नहीं होती है, ठीक है। तो संक्षारण से बचने के लिए क्या करना, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक क्या है बहुत कम क्रियाशील है, जबकि लोहा अधिक क्रियाशील है जिंक से, तो इसलिए वो जल्दी से ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है जंग बना देता है या उसके ऊपरी परत संचारित हो जाती है, तो इसलिए इसको जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे कहते हैं यसद लेपन। यसद मतलब जिंक, जस्तीकरण, जिसे कहते हैं जस्तीकरण भी कहते हैं और यसद लेपन कहते हैं। लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाना या पेंट करना यसद लेपन कहलाता है। जैसे आपने यहाँ भी देखा होगा, ये देखो जिंक की परत चढ़ाई जाती है या पेंट किया जा रहा है, यसद लेपन कहलाते हैं। अब बच्चों अगला और मेन टॉपिक जो हमारे पास है वो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बैलेंस कैसे होती है, देखो किसी रासायनिक समीकरण में, ठीक है, जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होती है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन मतलब A + B इक्वल टू क्या बना, AB।
अब देखो, द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में किसी भी कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो इसको जो पुष्टि करने के लिए, ठीक है, अभिकारक किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन होना जरूरी है, ठीक है, जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या अगर उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर होगी तो क्या होगा, इनके द्रव्यमान भी बराबर होता है। तो अभिकारक से उत्पाद में बनने के लिए द्रव्यमान का किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा, अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अतः इस समीकरण की पुष्टि करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, जिसे अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु की संख्या हमेशा बराबर होती है, RHS इक्वल टू LHS, ठीक है, जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या है, कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए कि हमें अभिकारक की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये संख्या कैसे पता करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई रिजेंट है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे कि हम अणुओं की अणु परमाणुओं की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसमें देखेंगे मैग्नीशियम के कितने और ऑक्सीजन के कितने, ठीक है। तो मैग्नीशियम इसमें क्या है, एक है और ऑक्सीजन एक है। ये तो हमें पता हो गया कि क्या है, इसको कैसे करते हैं, MgO, तो एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। अब इसमें हम क्या, अगर ट्वाइस MgO करते हैं, MgO, ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो इसमें मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, Mg के परमाणु क्या है। अब देखो अगर ट्वाइस करते हैं तो ये जो आगे वाला होता है, ट्वाइस करेंगे थ्राइस का, इसके गुणे क्या है, दोनों के साथ होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर हम ट्वाइस लगाते हैं, थ्राइस लगाते हैं, इसके जो गुणा क्या है, दोनों के साथ होता है। तो 2 का गुणा मैग्नीशियम के साथ हो गया तो कितने, मैग्नीशियम 1 था और 2 का गुणा हो गया तो कितने हो गए, मैग्नीशियम 2 परमाणु हो गए। और 2 का गुणा ऑक्सीजन के साथ भी होगा तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 2। तो इसमें क्या होता है कि जो हम आगे ट्वाइस करेंगे या अगर हम यहाँ पे थ्राइस करते हैं, माना हमने क्या, ट्वाइस की जगह थ्राइस किया, ठीक है, ट्वाइस की जगह थ्राइस किया तो क्या है, 3 का गुणा फिर मैग्नीशियम से होगा तो मैग्नीशियम कितने परमाणु हो गए, 3। और ऑक्सीजन के साथ क्या होगा तो ऑक्सीजन कितने परमाणु हो गए, 3। इसी प्रकार से अगर हम अब देखो, अगर हम H2 में काउंटिंग करेंगे तो H2, अब देखो जो अगर पीछे के साथ किसी कोई संख्या जुड़ी है तो समझो कि वो ओनली उसकी होती है। जैसे H2, H कितने हो गए, 2, और O मतलब ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो अगर किसी के आगे जुड़ता है तो उसका गुणा सबके साथ होता है, लेकिन अगर पीछे जुड़ता है तो उसका गुणा उसी परमाणु के साथ होता है जिसके साथ वो पीछे से जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें देखिए H के आगे क्या है, आगे पीछे क्या है, 2 जुड़ा है तो H2, 2 का गुणा ओनली हाइड्रोजन के साथ होगा और ऑक्सीजन अलग 1। अगर हम इसी को ट्वाइस H2 करते हैं, क्या करते हैं, ट्वाइस H2, तो अब क्या होगा, अगर हम ट्वाइस H2 करते हैं तो देखो, अब देखो मैंने क्या कहा कि 2 का गुणा सबके साथ होगा तो H कितने थे, 2, और 2 का गुणा अगर हम ट्वाइस किया तो आगे जो लगता है इसका गुणा सबके साथ होता है। यहाँ 2 H थे और 2 के साथ हो जाए तो H कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन के 2 का गुणा किया, ऑक्सीजन के साथ होगा, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो इसमें कैल्शियम 1 है, OH का होल ट्वाइस। अब होल के अंदर अगर जितने भी परमाणु होंगे तो अगर ट्वाइस होगा तो देखो O का इस 2 का गुणा इसके साथ O के साथ भी होगा और H के साथ होगा तो O कितने हो गए, 2, और H कितने हो गए, 2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी के भी होल में ट्वाइस होगा या अगर होल थ्राइस होता तो ये ओनली जो थ्राइस होल के अंदर होल के बाहर जो होगा उसका गुणा ओनली उसके साथ होगा जो क्या है, कोष्टक के अंदर होगा। तो देखो 3 का गुणा O के साथ होगा तो 3O और 3 का गुणा H के साथ होगा तो 3H, ठीक है। अब देखो बच्चों इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो हमारे पास अगर हमारे पास ट्वाइस का, अब देखो ट्वाइस का गुणा सबके साथ होगा, 2 गुणा Ca कितने हो गए, 2, कैल्शियम कितने हो गए, 2। अब 2 गुणा O, अब देखो O का होल ट्वाइस इसका गुणा भी इसके साथ होगा तो O के पहले कितने थे, 2, और इसका ट्वाइस का गुणा इसके साथ हो गया तो क्या है, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4।
फिर एच कितने थे यहाँ, 2 का गुणा एच के साथ हुआ 2H, और 2 का 2H के साथ हुआ तो 4। तो क्या होता है कि जो अगर कोष्टक के अंदर जितने होते हैं भार होता है उसका गुणा इसके साथ होता है, और जो ट्वाइस थ्राइस अगर इधर साइड होगा तो उसके गुणा पूरे कंपाउंड के परमाणु के साथ होता है। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे एक जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे पहचाना हमने, देखो यहाँ Fe प्लस थ्राइस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2O। देखो Fe कितने हैं, Fe, H और O। पहले हम क्या अभिकारक के अणुओं की संख्या लिखते हैं, और फिर यहाँ पे उत्पाद जो परमाणु है उसको लिखेंगे Fe, H एंड O। अब देखो सबसे पहले हम देखें यहाँ Fe कितने हैं, 3। उत्पाद में भी कितने हैं, 3। लेकिन क्या है यहाँ क्या है, हमारे पास Fe 1 है, तो हमें किसी को थ्राइस करना होगा। माने Fe यहाँ पे 1 है, H कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। यहाँ H कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब देखो यहाँ अभिकारक के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बैलेंस नहीं है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ अच्छे से देखोगे। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ आयरन की संख्या 3 है, यहाँ क्या है, 1 है। तो हमें कभी भी किसी भी केमिकल बैलेंसिंग में हमें प्रोडक्ट को चेंज करना नहीं होता है, या उत्पाद होगा या कोई भी परमाणु होगा, कोई भी यौगिक होगा, हमें यौगिक को चेंज करना नहीं होता है। हमें यौगिक की सिर्फ संख्या में परिवर्तन करना होता है कि यौगिक अगर संख्या में 1 है तो उसको 2 करेंगे, 3 करेंगे। किसी भी यौगिक जो होगा, माना यहाँ Fe3O4 है, ठीक है, तो हमें इसको Fe3O4 ही रखना है, लेकिन इसकी संख्या में परिवर्तन करना है, 2 या 3 4, या आयरन है तो आयरन को आयरन ही रखना है। जाने H2 है तो हमें क्योंकि हाइड्रोजन ही रखेंगे, हम इसकी संख्या में परिवर्तन करेंगे। अब संख्या परिवर्तन कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ Fe3 था, यहाँ पे क्या है, Fe3 है, तो Fe यहाँ पे 3 है तो हमें Fe यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ, थ्राइस Fe, ठीक है। तो क्या करेंगे बाहर से, तो हमने क्या किया, थ्राइस Fe किया, तो Fe कितने हो गए, यहाँ 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद अब देखो Fe तो बेटा यहाँ उत्पाद में भी 3 है और अभिकारक में भी 3 हो गए। अब देखो उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पाद में कितने हैं, 4 है, और यहाँ क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम O4 नहीं करेंगे, जबकि हम O4 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो O4 करेंगे तो किसका, इसका सूत्र ही चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 4H2O कर सकते हैं, ठीक है। अब 4H2O करेंगे तो देखो अचार का गुणा O के साथ हो गए, यहाँ अभिकारक में क्या, ऑक्सीजन की संख्या भी 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ देखो अभिकारक उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, अभिकारक में क्या कितने हो गए, 4 दूनी 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो Fe3O4 तो सेम उतरेगा। अब देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ 4H2। अब देखो बेटा कि अभिकारक में आयरन की संख्या 3 है, उत्पाद में आयरन की संख्या 3 है, ठीक। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 है, ठीक है, और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 है, ठीक है। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 4 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4 है, अतः अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के। अतः इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गई, इसे कहेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों अब देखो ये हमारे पास कुछ अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है और हमें इसको क्या है, बैलेंस करना है। तो आज आपके लिए ये होमवर्क है, आज के लिए इतना ही है, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसको आपको बैलेंस करना है। इसके बाद मैं प्रत्येक केमिकल रिएक्शन को आपको अगले लेक्चर में बैलेंस करना सिखाऊंगा, ठीक है। कोशिश करो कि जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। जो भी डाउट आएंगे वो हम आपको कल सॉल्व कर देंगे। इसके बाद जितने भी ज़्यादा आप केमिकल बैलेंसिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदेमंद है।